दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल, इसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। प्यारे दोस्तों, आज की संपादकीय लेकर मैं प्रस्तुत हूं, और आज का जो संपादकीय का टॉपिक है वह है पूर्वोत्तर के ईसाईकरण का दुष्परिणाम। तो दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इसके पहले भी हम लोगों ने मणिपुर के संबंध में एक संपादकीय का टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था, जिसके पढ़ने के बाद हम लोगों ने यह जाना कि वहाँ पर जो जनजातियाँ हैं, लगभग 3 प्रकार की वहाँ जनजातियाँ इस समय ज़्यादा सक्रिय हैं, और जिसमें मैती जनजाति है, उसके संबंध में कुछ ऐसे आदेश कोर्ट के द्वारा आए हैं जिसका विरोध अन्य जनजाति कर रही हैं। और मैती समाज के अतिरिक्त जो अन्य जनजातियां हैं, उनमें ईसाई धर्म अधिकांशतः जो है अपनाया गया है। और आज का जो टॉपिक बता रहा है कि ईसाईकरण का दुष्परिणाम, तो बड़ी ही उत्सुकता का विषय है कि आखिर क्या दुष्परिणाम ईसाईकरण का पूर्वोत्तर के जनजातियों के संबंध में है। तो वो जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर क्या मामला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए बढ़ते हैं आज के संपादकीय की तरफ और देखते हैं कि आज का संपादकीय क्या कुछ नई जानकारी हमें दे रहा है। मणिपुर में 2 महीने से चल रही हिंसा धीरे धीरे खत्म हो रही है। गत दिनों पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के स्कूल फिर से खुल गए। हालांकि इंटरनेट सेवाओं पर रोक अभी जारी है। माना जा रहा है कि राज्य में पूरी तरह शांति और सार्वजनिक व्यवस्था के सुचारू होने में थोड़ा और वक्त लगेगा। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने राज्य में हिंसा और अराजकता के पीछे विदेशी ताकतों के होने की बात कही। इसे समझने के लिए हमें उत्तर में ईसाई बहुल नागालैंड, दक्षिण में ईसाई बहुल मिजोरम और पश्चिम में असम के डीमा हासो जिले से सटे ईसाई बहुल मेघालय से घिरे मणिपुर को संपूर्णता में जानने की आवश्यकता है। डीमा हासो जिले की कचारी जनजाति को छोड़ दें तो नगा, कुकी और हमर जो जनजाति हैं, इनका ईसाईकरण पूरा हो चुका है। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम में से नागालैंड में 86.47%, मिजोरम में 94.43% और मेघालय में 86.14% जनजाति आदिवासी हैं। जनजाति बहुल ये तीनों प्रदेश अब ईसाई बहुल हो गए हैं। वर्ष 1951 में नागालैंड और 1971 तक मेघालय ईसाई बहुल नहीं थे। मणिपुर में 40.87% आबादी जनजाति है और यहाँ ईसाइयों की जनसंख्या 41.28% है। अरुणाचल में 68.78% आबादी जनजाति है और यहाँ ईसाइयों की जनसंख्या 30.26% भी है। वर्ष 2011 की जनगणना में मणिपुर के 9 में से 5 जिले ईसाई बहुल और 4 जिले हिंदू बहुल थे। राज्य की कुल लगभग
28,55,794 जनसंख्या में से ईसाइयों की जो आबादी थी 11,79,043 थी। इस ईसाई जनसंख्या में जनजातियों की आबादी 11,67,422 थी। यानी राज्य की कुल ईसाई जनसंख्या में लगभग 96.46% जनजाति समाज के लोग थे। मणिपुर के पूरे विवाद को समझने के लिए असम का अध्ययन आवश्यक है। वर्ष 2011 की जनगणना में असम में जनजातियों और ईसाइयों की कुल आबादी क्रमशः 38,84,371 और 11,65,867 थी। ईसाइयों की कुल आबादी में ईसाई बने जनजाति बंधुओं की संख्या मात्र 4,95,379 थी। यानी राज्य में गैर जनजाति बंधुओं से ज्यादा संख्या में ईसाई बने हैं। सवाल है कि अगर गैर जनजाति आदिवासी असम में ईसाई बन सकते हैं तो मणिपुर में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? जाहिर है पूर्वोत्तर में ईसाईकरण की तेज रफ्तार को मणिपुर में अगर कोई रोक रहा है तो वह है वहां की मैती समाज। मैती समाज के कारण ही इस प्रांत का नाम मणिपुर पड़ा है। वर्ष 1961 की जनगणना में राज्य में मैती को अपनी मातृभाषा लिखवाने वालों की संख्या 64.46% थी, जो 2011 में घटकर 53.29% रह गई। जिस प्रकार असम में असमिया भाषी अल्पमत में चले गए, उसी प्रकार मणिपुर में भी मैती भाषी लोगों के अल्पमत में जाने का खतरा उत्पन्न हो रहा है। 1961 में असम में लगभग 62.35% लोगों ने असमिया को अपनी मातृभाषा लिखवाया, जो 2011 में घटकर 46.81% रह गए। वर्ष 1961 में मणिपुर की कुल जनसंख्या में 31.92% जनजाति आदिवासी थे, जो 2011 में बढ़कर 40.87% हो गए। विगत 5 दशकों में राष्ट्रीय स्तर पर जनजातियों की जनसंख्या वृद्धि दर 249.89%, तो मणिपुर में 368.75% रही। वर्ष 1961 की जनगणना में मणिपुर में 28 प्रकार की जनजातियों का उल्लेख है, पर 2011 में 33 प्रकार की जनजातियों का उल्लेख मिलता है। उदाहरण के लिए पुमाई नागा का उल्लेख वर्ष 1961 में नहीं था, पर 2011 में इसका उल्लेख है। इनकी आबादी 1,27,381 है। वर्ष 1961 की जनगणना में सुहते, तराव, खरम जनजाति का भी उल्लेख नहीं था, लेकिन 2011 में इनका उल्लेख है। ये कहाँ से आए? साफ है, मणिपुर में आसपास के राज्यों से ईसाई बन गए। जनजाति बंधुओं को एक योजना के तहत भेजा जा रहा है। वास्तव में पूर्वोत्तर के राज्यों में सक्रिय सशस्त्र अलगाववादी समूह पहले से ही भारत के एक और विभाजन की योजना बनाकर काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर मुस्लिम बहुल इलाके भारत से कट सकते हैं तो ईसाई बहुल क्यों नहीं। इसी के चलते आवागमन की कठिनाइयों और औद्योगिकरण के अभाव में वहां अलगाववाद की हिंसक राजनीति फलती फूलती रही सही कसर एक पूर्व प्रधानमंत्री के बयान ने पूरा कर दी कि पूर्वोत्तर का शासन ईसाइयत के सिद्धांत पर आधारित होगा। इससे अलगाववादियों का दुस्साहस बढ़ गया। भारतीय एवं राष्ट्र भाव को समर्पित लोग पूर्वोत्तर में सेवा कार्य भी नहीं करें। इसके लिए उनके प्रवेश को रोकने की साजिश रची गई।
यहाँ तक कि वनवासी कल्याण आश्रम और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों की हत्या तक कर दी गई। जाहिर है हमें पूर्वोत्तर को प्राथमिकता देनी होगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने अलग से एक मंत्रालय बनाया है। इससे वहाँ के राजनीतिक माहौल में परिवर्तन आया है। भाजपा ने अपने बल पर अरुणाचल, मणिपुर, त्रिपुरा और असम में सरकारें बनाई हैं। इसके बावजूद मणिपुर पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए कि जनजाति बंधुओं के बीच सक्रिय देश विरोधी ताकतें षड्यंत्र रच रही हैं। वे कुकी मैती संघर्ष का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर रही हैं। इसे रोकने के लिए सेना और स्थानीय प्रशासन को साझेदारी से काम लेना होगा। 3 दशक पूर्व संयुक्त राष्ट्र की इंडिजीनियस काउंसिल में भारत का एक प्रतिनिधिमंडल भेजा गया था। उसने अपने मांग पत्र में जनजाति राष्ट्रीयता का उल्लेख किया। पूर्वोत्तर के जनजाति बहुल प्रांत और क्षेत्र को काटकर एक अलग देश का सपना संजोए इन तत्वों को असफल करना होगा। आज की संपादकीय के जो लेखक हैं, लेखक बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे हैं ये, और जिनका नाम है हरेंद्र प्रसाद, बिहार विधान परिषद के सदस्य। मणिपुर सुलग रहा है तो इसलिए भी कि जनजातियों के बीच सक्रिय देश विरोधी ताकतें षड्यंत्र रच रही हैं। ये विशेष मुद्दा था। तो दोस्तों, आज का जो यह संपादकीय लेख था पूर्वोत्तर के ईसाईकरण का दुष्परिणाम, आज हमने इसको पढ़ा और जानने का प्रयास किया कि क्या कुछ मामला मणिपुर में चल रहा है। और मैती जनजाति से संबंधित मामला मणिपुर में चल रहा है। इस समय काफ़ी जोर पर है, जिससे विद्यालय भी बंद करने पड़े थे। इंटरनेट सेवा पर आज भी रोक लगी हुई है। तो काफ़ी गंभीर मामला यह बन गया है मणिपुर का। तो दोस्तों, आज की संपादकीय को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए संपादकीय लेख में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए